देखो ये ग्राफ बनेगा फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो एक ब्लॉक है, इस पर इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो सपोज करो यहां पर सबसे पहले काम क्या करना है, हमें एफ लिमिटिंग निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जितना भी होगा, अगर एफ अप्लाइड का वैल्यू, एफ अप्लाइड का वैल्यू अगर एफ लिमिटिंग से छोटा है, तो इस केस में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। सपोज करो एफ लिमिटिंग है 10 न्यूटन, इधर हम अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन, तो इस केस में ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है। तो पीछे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि 5 न्यूटन के फोर्स को 5 न्यूटन का फोर्स रोक सकता है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, 5 न्यूटन, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एफ स्टैटिक होता है वो बराबर होता है एफ अप्लाइड के। समझ में आ रहा है? और अगर ये बराबर हो जाए, एफ अप्लाइड और एफ लिमिटिंग अगर बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन को जस्ट अबाउट टू मूव बोलते हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इस वाले में ऑब्जेक्ट नॉट मूव। ये पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन ये था कि अगर एफ अप्लाइड का वैल्यू एफ लिमिटिंग से अगर बड़ा हो जाए तो क्या होगा। तो अगर एफ अप्लाइड का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए एफ लिमिटिंग से, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना, और हमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा जो कि म्यू के इनटू एन से मिलेगा, है ना, म्यू के इनटू एन से मिलेगा। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ के निकालना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव। ये पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो देखो, जब तक ये वाला कंडीशन है कि अप्लाइड फोर्स एफ लिमिटिंग से छोटा है, तब तक हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे सपोज करो ये एग्जांपल के लिए 10 न्यूटन है एफ लिमिटिंग, तो अगर यहां पर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितने का, 1 न्यूटन का। 5 न्यूटन का लगाते हैं तो कितना लगेगा, 5 न्यूटन। 6 न्यूटन का लगाएंगे तो 6 न्यूटन का लगेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये बैलेंस होते जाएगा, तो दोनों बराबर होंगे, है ना, एफ अप्लाइड और एफ लिमिट, एफ स्टैटिक, अगर अप्लाइड फोर्स एफ लिमिटिंग से छोटा है। तो इस सिचुएशन में तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से यहां तक ये वाला ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे। इसका मतलब है कि जितना इधर अप्लाइड करेंगे फोर्स उतना ही यहां पर फ्रिक्शन रहेगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जैसा डायग्राम में दिखाया गया। ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कहां तक चलेगा ये सिचुएशन, एफ लिमिटिंग तक पहुंचते तक, जब तक कि एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग के बराबर नहीं हो जाता तब तक वहां तक चलेगा, है ना। तो ये कहानी चलेगा कहां तक, यहां तक। ये मान लो पहुंच गए हम एफ लिमिटिंग, मैक्सिमम फ्रिक्शन तक पहुंच गए। उसके बाद में अगर हम फोर्स के वैल्यू को और बढ़ाते हैं, अगर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से बड़ा हो जाता है, तो इसके बाद में क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक कांस्टेंट फोर्स होता है, और वो जो है एफ लिमिटिंग से छोटा होता है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ऐसे, और नीचे आने के बाद में ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर ये जो ग्राफ है ना, ये वेरिएबल है, और ये वाला दिखा रहा है कांस्टेंट को। यहां लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है इसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन।
तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी नोट करो बेटा। इस सिचुएशन को आप जस्ट अबाउट टू मूव भी बोल सकते हो। यहां पर जब ये बराबर हो गया तो ये क्या है, जस्ट अबाउट टू मूव। जल्दी लिखो, 2 मिनट में, 2 मिनट में मिटा दूंगा मैं। हाँ बोलो। क्या हो गया? लाइट गोल हो गया? माइक ऑफ करो। देखो यहां पर क्या है, यहां से यहां तक जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है। इसके आगे जो ग्राफ है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल होता है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, एफ लिमिटिंग जिसको बोलते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए नीचे आया ग्राफ, और नीचे आने के बाद सीधा सीधा बन गया, ठीक। और यहाँ पर क्या है, जितना एफ अप्लाइड को बढ़ाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये वाला ग्राफ बना है, ये लाइन। कल जो पढ़े थे इसके पहले तक उसी का ही ग्राफ बना। हो गया? अगला देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो सपोज करो एक ब्लॉक है, यहां पर रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा है सपोज करो, इसका मास है m। अब ये जो ब्लॉक है इस पर अगर मैं आपसे बोलूं कि कांटेक्ट फोर्स बताओ, कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, तो सपोज करो ये ब्लॉक पे 2 कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। पहला तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की साइड, एन लगेगा। और क्या लग सकता है इस पे? फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल होता है, तो ऐसे ये फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो 2 कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो
या इसके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन हो तो इसके पास से फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। ये दो कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो पहला तो हो सकता है नॉर्मल फोर्स और दूसरा हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, पहला हो सकता है नॉर्मल फोर्स और दूसरा हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स। यहां तक क्लियर है सबको? अगर इन दोनों कांटेक्ट फोर्सेस का रिजल्टेंट देखा जाए तो इनके बीच में आएगा, कहीं यहां कहीं आएगा रिजल्टेंट फोर्स, मान लेते हैं आर। ठीक है, ये आर जो है यहां से जितना एंगल बनाता है ये वाला एंगल, इसी को हमें कैलकुलेट करना है, ये थीटा एंगल को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो टेन थीटा लगा सकते हैं ना, ऐसे लग रहा है, देखो ऊपर एन लग रहा है, इधर एफ लग रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट आर इधर आ रहा है, ये एंगल थीटा है। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर टेन थीटा बराबर एफ बाई एन लिख सकते हैं, एफ बाई एन। ये वाला साइड एफ, ये एफ के बराबर और ये एन, तो एफ बाई एन लिख सकते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, सपोज यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं जस्ट अबाउट टू मूव वाला कंडीशन है। तो एफ किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन के बराबर होगा, है ना? एफ किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन के बराबर होगा। तो यहां पर और एन किसके बराबर होगा? यहां पर ऊपर एन लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा होगा, है ना? एंड एन नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? एम जी के। ये भी लिख सकते हो। यहां पर एफ का वैल्यू रख दो, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन बाई एन, एन से एन कैंसिल, क्या बचेगा? म्यू। तो ये जो रिलेशन मिला है यही आपको याद रखना है, टेन थीटा बराबर म्यू होता है। नोट कीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हो गया?
चलो आगे देखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, ये एक इंक्लाइन है, यहां से थीटा एंगल पर, ठीक है। इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक है एम मास का, ये एम मास का एक ब्लॉक है, क्लियर है। तो अगर किसी ब्लॉक को हम एक इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं तो क्या होता है, वो एक, देखो एक इंक्लाइन प्लेन ले लो, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे ऐसे करके, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे ऐसे करके तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद में ये ब्लॉक जो है स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे समझ आ रहा है। तो जो मैक्सिमम एंगल होता है जहां तक हम, ये बॉडी यहां पर रेस्ट पर रहेगा, देखो अभी नहीं गिर रहा है, अभी नहीं गिर रहा है, तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद में स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम एंगल, जिस जहां तक बॉडी रेस्ट पर रहेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन, मैक्सिमम एंगल होता है इंक्लाइन का जहां तक बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, है ना, इन विच बॉडी स्टेज एट रेस्ट, ठीक। उसके आगे अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे तो बॉडी क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। बॉडी क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एंगल कितना होगा उसको समझते हैं। तो अगर हम यहां देखें, इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स, है ना। और दूसरी बात, इस पे mg लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन, ये mg लग रहा होगा, ठीक। अब mg का दो कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर वाला कितना होगा, mg sin थीटा। तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, यही वाला कंपोनेंट इसको किधर लेके आएगा, नीचे की तरफ लेके आएगा। तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी किधर है, नीचे आने का, इस कंपोनेंट की वजह से mg sin थीटा वाले। तो ये कंपोनेंट इसको नीचे लेके आना चाहता है, तो इसको रोकने के लिए इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, ये F, ठीक है। तो n को हम किससे बैलेंस कर सकते हैं, mg cos थीटा से। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर म्यू इंटू एन होता है, या यहां पर देख सकते हो F को mg sin थीटा लिख सकते हो। तो F को हम और क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन, और n की जगह क्या है, mg cos थीटा। तो F बराबर कितना आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा, ये F आ गया। F का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, F बराबर क्या है, mg sin थीटा, F बराबर क्या है, mg sin थीटा के, और यहां से F बराबर क्या आ रहा है, म्यू mg cos थीटा। तो दोनों बराबर होगा, है ना।
तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम जी साइन थीटा को इसके बराबर लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल कर दो, जी से जी कैंसिल कर दो, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, म्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आओ तो साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर म्यू। तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर म्यू। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, टेन थीटा बराबर म्यू। देखो तो जो हमारा जो एंगल है यहाँ पर थीटा, ये थीटा रिपोज यहां से मिल जाएगा टेन थीटा बराबर म्यू से। अगर थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हुआ तो बॉडी क्या करेगा, स्लाइड करेगा, और अगर कम हुआ तो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगर जो हम थीटा ले रहे हैं, अगर वो थीटा का वैल्यू थीटा आर से कम है, थीटा आर का मतलब है एंगल ऑफ रिपोज, अगर उससे कम है तो क्या होगा, बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो स्लाइडिंग। और बॉडी अगर स्लाइड नहीं करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि थीटा जो है थीटा आर के बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट अबाउट टू मूव। और तीसरा क्या होगा, थीटा जो है ग्रेटर देन थीटा आर के हो, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, स्लाइडिंग होगा, और स्लाइडिंग होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हो, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। यहां पर चाहो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख सकते हो, एफ एल एट लिमिटिंग बराबर म्यू एस इंटू एन। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, 2 मिनट है।
लिख लिए। चलो मिटा रहा हूं मैं। देखो आप एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहां पर एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। सपोज करो यह है 5 kg का, यह है 10 kg का, और ये वाला जो सरफेस है इसके लिए म्यू का वैल्यू 0 है। 0 मतलब ये फ्रिक्शनलेस है। और यहाँ वाला जो सरफेस है यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.2 है। अब हम ये जो 10 kg वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, हमें फाइंड करना है इस F का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये दोनों साथ साथ मूव करें। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F such that both blocks move together। देखो यहां से फोर्स लगाओगे, खींचोगे किसी एक ब्लॉक को, तो हो सकता है कि ये दोनों साथ साथ मूव ना करें, या हो सकता है दोनों साथ साथ मूव करें। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों साथ साथ मूव करना चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम कितना फोर्स हम लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, दोनों क्या है साथ साथ मूव नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितना भी सरफेस दिख रहा है वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो दोनों जगह पे निकालो। इस वाले सरफेस पर कितना लग सकता है, यहाँ वाले पर। सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ।
यहाँ पर एफ लिमिटिंग कितना हो सकता है, तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, है ना। तो म्यू हमें पता है 0.2, एन कितना लगेगा। तो इस वाले ब्लॉक को अगर देखोगे 5 kg वाले ब्लॉक को, तो ऊपर मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1, नीचे लग रहा है mg 5g। तो N1 किसके बराबर होगा, 5g के। तो N1 बराबर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, वो कितना लग रहा होगा, 50 न्यूटन 5 kg वाले ब्लॉक पर। तो एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है, N1 यहाँ पर है ना, तो म्यू कितना है 0.2 और N1 कितना आ गया 50 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करेंगे, इनटू करेंगे, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इस वाले सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन। सिमिलरली नीचे वाले सरफेस पर निकालो यहाँ पर एफ लिमिटिंग। तो यहाँ पर तो म्यू का वैल्यू 0 है ना, तो एफ लिमिटिंग भी कितना आ जाएगा 0। तो सबसे पहला काम है दोनों सरफेस के लिए, जितना भी सरफेस है उसके लिए आप क्या निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड एफ लिमिटिंग फॉर ईच सरफेस। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा इधर, इसको ध्यान से समझना। जब हम इस वाले फोर्स, इस वाले ब्लॉक पर इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्लॉक किधर जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर इस वाले सरफेस पर तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू 0 है। अगर ये आगे जा रहे हैं तो ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है ना, तो यहां पर इस पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है, पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर इसमें पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसका रिएक्शन पेयर ऊपर वाले ब्लॉक पर लगेगा। उस पर किधर फोर्स लगेगा, आगे की डायरेक्शन, इधर सेम फोर्स एफ, फ्रिक्शन फोर्स है ये। 10 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स इस वाले सरफेस पर किधर लग रहा है, पीछे। और इसका रिएक्शन पेयर किस पे लगेगा, 5 kg वाले ब्लॉक पे, आगे की साइड। तो यही वो फ्रिक्शन फोर्स है जो 5 kg वाले ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जाएगा। क्लियर है। अब हमें वो ब्लॉक चूज करना है जिसमें केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, चूज दैट ब्लॉक in which only friction is acting। तो इन दोनों ब्लॉक में देखो 5 kg वाला जो ब्लॉक है इसमें केवल फ्रिक्शन लग रहा है। 10 kg वाले ब्लॉक में एक एफ फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ फ्रिक्शन लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। तो 5 kg वाले ब्लॉक को देखो, तो इस पे आगे की तरफ एफ लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ होगा ये। तो इसको ए मैक्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा। तो इसके पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो हमें जो ब्लॉक पे केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उसको सेलेक्ट करके उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना है, और वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो यहां से केवल एक ही फोर्स लग रहा है, तो एफ बराबर क्या कर देंगे, एम ए। तो एफ ये आ जाएगा 5 और ये ए मैक्स ये आ जाएगा। क्लियर है। और यहां पर जो एफ लेना है, एफ का वैल्यू किसके बराबर लेना है, ये जो लिमिटिंग लग रहा है ना यहाँ पर, इसके बराबर लेना है। तो एफ कितना लग रहा है इस वाले सरफेस में, 10 न्यूटन। तो एफ की जगह रख दो 10 बराबर 5 ए मैक्स। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ए मैक्स कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ ये दोनों मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अब इसी एक्सेलरेशन को किसको दे दो, 10 kg वाले ब्लॉक को दे दो। तो 10 kg वाला जो ब्लॉक है यहां बना रहा हूं, इस पे आगे एक फोर्स लग रहा है एफ और ये मैक्सिमम फोर्स होगा, और पीछे यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ और इसका एक्सेलरेशन भी आगे होगा ए मैक्स। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स क्या है, एफ मैक्स, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एफ फ्रिक्शन फोर्स बराबर एम ए। तो 10 इंटू ए मैक्स, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, एफ मैक्स ये निकालना है, और एफ का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन बराबर 10 इंटू ए का वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर,
तो क्या मिलेगा देखो, एफ मैक्स माइनस 10 बराबर 20। तो एफ मैक्स कितना आ रहा है, 20 माइनस 10, यही आ रहा है क्या, ये आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स है, नोट कीजिए। सॉरी, ये -10 इधर जाके +10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का मैक्सिमम है, मतलब ये जो 10 kg वाला जो ब्लॉक है, इस पे इधर हम मैक्सिमम 30 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे तो दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। और देखो, ये दोनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव करते हैं तो इस केस में दोनों ब्लॉक के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, साथ ही साथ मूव करेंगे। तो साथ साथ मूव करेंगे तो इनका या इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, नोट कीजिए। इसको ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम बोलते हैं या टू ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं। नोट करो जल्दी से। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आप आराम से नोट कीजिए। 2:30 से नेक्स्ट क्लास रहेगा।